तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की अगर हम बात करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि हर एक एग्ज़ाम में काम आता है, चाहे वो बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो या जीके एसएसबी या कोई भी एग्ज़ाम हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले हम अपने बेसिक्स को थोड़ा सा यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे आराम से। उसके बाद हम यहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट को देखकर उस पे एग्जाम्पल्स करने की कोशिश करेंगे, सो दैट आपको हर एक चीज़ समझ आ जाए। सबसे पहले बात करेंगे रेशो के बारे में। तो रेशो को हम बोलते हैं, ये कंपैरिजन होता है। अगर हम इसको बोलेंगे तो ये कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन की बात करूँ, हम एक एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे हमारे पास है ए एंड है बी। ए के पास है 10 रुपये एंड बी के पास है 100 रुपये। एंड इसके बाद अगर हम देखेंगे ए और बी के बीच में, अगर ए के पास 10 है तो बी के पास कितना है, यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे ए एंड बी के बीच में। जब हम ए एंड बी के बीच में कंपेयर यहाँ पे करेंगे, तो अगर ए के पास एक हिस्सा है तो बी के पास यहाँ पे 10 हिस्से हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हम a डिवाइडेड बाई बी लिखेंगे, ये हमें इक्वल आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं a के पास एक हिस्सा है एंड b के पास यहाँ पे 10 हिस्से हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर A के पास किसी क्वांटिटी का एक हिस्सा है तो B के पास उसी क्वांटिटी के 10 हिस्से हैं। तो इसी कंपैरिजन को यहाँ पे हम बोलते हैं रेशियो। तो रेशियो जो है, इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं, जो हमें दिमाग में यहाँ पे फिक्स करके रखने हैं, सो दैट हम कोई क्वेश्चन गलत ना करें। सबसे पहले जब हम बात करते हैं, रेशियो जो है ये कंपैरिजन होता है बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज़। तो कंपैरिजन अगर आप करोगे रेशियो के थ्रू, तो ये कंपैरिजन जो होगा ये सिमिलर क्वांटिटीज़ के बीच में होगा। सिमिलर क्वांटिटीज़ का मतलब क्या हो गया? सिमिलर क्वांटिटीज़ के बीच में ये कंपैरिजन होने का मतलब है, अगर आप कंपेयर कर रहे हो यहाँ पे आप मानो वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को आप यहाँ पे मास के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वॉल्यूम अलग एक क्वांटिटी है एंड मास यहाँ पे एक अलग क्वांटिटी है। दैट मीन्स मास एंड वॉल्यूम का यहाँ पे कंपैरिजन ही नहीं है। मास एंड वॉल्यूम का यहाँ पे कंपैरिजन ही नहीं है। दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हम बोलेंगे, जब हम बोलते हैं सिमिलर क्वांटिटीज़ होनी चाहिए, तो अगर हम यहाँ पे लेंगे कोई चीज़ वॉल्यूम में, तो अगर हम किसी चीज़ का वॉल्यूम लेते हैं, अगर हम लेंगे 1 लीटर वाटर एंड 10 लीटर वाटर, तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हम देखेंगे हमने दोनों कंडीशंस में हमने 1 लीटर पानी का लिया और यहाँ पे 10 लीटर पानी का लिया, तो हम ऐसी कंडीशन में यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। तो ये सिमिलर क्वांटिटी हो गई। इसी तरीके से अगर आप लोगे 1 लीटर ऑफ वाटर एंड 10 kg ऑफ राइस, तो उसके बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप ले रहे हो 1 लीटर वाटर का और आप ले रहे हो 500 ml पानी के, तो ऐसे में कंपैरिजन नहीं होगा। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है, आप उस क्वांटिटी का कंपैरिजन कर सकते हो जिनका यूनिट सिमिलर हो, जिनका यूनिट सेम हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको या तो आपको लीटर को करना है ml में कन्वर्ट, एंड या तो आपको ml को करना है लीटर में कन्वर्ट। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यूनिट कन्वर्जन का यूज़ करना है। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर हमें दो क्वांटिटीज़ है सेम कैटेगरी की है, अगर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, एक ml में है और दूसरी लीटर में है, दैट मीन्स हमें वहाँ पे यूनिट कन्वर्जन करना है। इसके साथ साथ अगर हम इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, सपोज़ कि आपने ले लिए 100 ग्राम आपने ले लिया शुगर का, और दूसरे साइड से आपने ले लिए 2 kg शुगर के।
तो आप यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आप देख लो, तब तक कंपैरिजन नहीं कर पाओगे आप जब तक आपके जो ये यूनिट्स हैं यहाँ पे, ये यूनिट्स जो है ये सेम ना आ जाए। तो ऐसे में यूनिट्स को सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं यूनिट कन्वर्जन। तो यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं, ये चीज़ आपने बेसिक क्लासेस से सीखी होगी। सबसे पहले हम देखेंगे, अगर हम यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन करेंगे, तो अगर हम 100 को केजी में कन्वर्ट करेंगे, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट्स में आ जाएगा, तो वो थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हम केजी को ही ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको ये चीज़ पता होगी कि 1 केजी जो है, 1 केजी में आपको होते हैं 1000 ग्राम। तो सिंपली अगर आप देखोगे यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन जो है, इसमें आप क्या देखोगे, अगर आप केजी को कर रहे हो ग्राम में कन्वर्ट, तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 1 केजी में है 1000 ग्राम। एंड अगर आप कर रहे हो सिंपल, यहाँ पे मे भी आप कंफ्यूज हो जाओगे, नीचे मैं लिखता हूँ, अगर आप कर रहे हो केजी को कन्वर्ट ग्राम में, अगर आप केजी को कन्वर्ट कर रहे हो ग्राम में, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। तो जब भी आपको बड़ी क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट करना हो, तो आप मल्टीप्लाई करोगे उस चीज़ से। लाइक अगर हम देखेंगे 1 केजी में यहाँ पे 1000 ग्राम है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से अगर आप ग्राम को कन्वर्ट कर रहे हो केजी में, तब आप डिवाइड करोगे ग्राम्स को उसी 1000 से। अब आप तक है, आप क्या करोगे, यहाँ पे आप देख लो, हमने एक साइड से ग्राम ले लिया और एक साइड से केजी ले लिया। अब डायरेक्ट कंपैरिजन तो यहाँ पे होगा नहीं, इसलिए या तो हम केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, या तो हम ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे। ईजिली हम इसको कर सकते हैं, यहाँ पे 2 केजी की जगह हम लिख सकते हैं 2 × 1000 ग्राम। तो ये 2000 ग्राम आ गया यहाँ पे। अब हम इनके बीच में कंपैरिजन कर सकते हो। अब ये कंपैरिजन जो है, लाइक हम देखेंगे 100 ग्राम डिवाइडेड बाई 2000 ग्राम, तो ये यहाँ पे डिवीजन होता है, डिविजनल हम बोल सकते हैं। ये ग्राम कट हो जाएगा, क्योंकि ये किस में है, ये यहाँ पे डिवीजन में है। तो हम एक और चीज़ बोल सकते हैं, हम एक और चीज़ यहाँ पे बोल सकते हैं, जो हमारा रेशियो है, जो रेशियो है हमारा, रेशियो का जो है यूनिट, वो कुछ भी नहीं है। रेशियो इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी, ये रेशियो इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी। तो रेशियो जो है, तो आप देखोगे ये यूनिट लेस होता है, तो इसमें कोई यूनिट नहीं होता है। क्योंकि अगर आप देखोगे, हमने देखा ये कंपैरिजन जो है ये डिवीजन से होता है दो सिमिलर क्वांटिटीज़ के दरमियान। दैट मीन्स उनका यूनिट सेम होगा। जब यूनिट सेम होगा डिनोमिनेटर में भी एंड न्यूमरेटर में भी, तो हमारा डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर का जो यूनिट है वो कैंसिल आउट हो जाता है, और अल्टीमेटली रेशियो जो है ये हमें यूनिटलेस आ जाता है। इसके बाद इस रेशियो को पढ़ने का तरीका अगर हम देखेंगे, अगर हम ए एंड बी के बीच में यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं थ्रू रेशियो, अगर हम ए एंड बी के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं रेशियो से, यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, हम इसको ए टू बी भी लिख सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं ए इज़ टू बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये जो इज़ टू है, ये हम 2 डॉट से दिखाते हैं ऐसे, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ऊपर ये जो ए इज़ टू बी है, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए इज़ टू बी, एंड ये इक्वल हमें होता है ए डिवाइडेड बाई बी। तो ऑलवेज आप देखोगे जो ए है, ए जो हमारा न्यूमरेटर है एंड बी जो है ये हमारा डिनोमिनेटर है।
तो आराम से देखोगे यहाँ पे आपको नेसेसरी है आप ऑर्डर का ख्याल रखोगे। अगर ए इज़ टू बी है आप इसको बी डॉट ए नहीं लिख सकते, आप इसको ऑलवेज लिखोगे ए इज़ टू बी ही, क्योंकि इसकी मीनिंग ही चेंज हो जाएगी। बी बन जाएगा न्यूमरेटर एंड ए बन जाएगा डिनोमिनेटर, इसकी पूरी मीनिंग यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो ये नेसेसरी है हम इसको कि कैसे पढ़ते हैं ए इज़ टू बी एंड ये होता है इक्वल ए डिवाइडेड बाई बी। इसके बाद हम देखेंगे आगे, इसी में बढ़ेंगे, कुछ टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे जो फर्स्ट टर्म होती है, लाइक अगर हमारे पास ए इज़ टू बी है, ए इज़ टू बी है, ए को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, ए को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट एंड बी को हम बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट, बी को हम बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट। दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देखोगे तो ए जो हमारा है, ए हमारा है एंटीसीडेंट एंड 5 जो है हमारा, 5 हमारा है कॉन्सिक्वेंट। तो आप आराम से देख सकते हो 3 जो है हमारा ये है एंटीसीडेंट यानी फर्स्ट टर्म इन रेशो एंड बी जो है बी हमारा कॉन्सिक्वेंट यानी सेकंड टर्म कॉन्सिक्वेंट होता है। तो आप इस चीज़ को भी यहाँ पे ध्यान से याद रखने की कोशिश करोगे ताकि आपको आगे कोई इशू ना आ जाए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए कुछ और यहाँ पे देखेंगे। हमने पहले ही बात की जो रेशो है इसमें कोई यूनिट नहीं होता है एंड दोनों टर्म्स को अगर हम सेम नंबर से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम दोनों टर्म्स को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, फैक्टर को हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ लाइक हम देखेंगे अगर हमारे पास है 35 इज़ टू 45, अगर हम यहाँ पे देखेंगे 35 एंड 45 के बीच में अगर हम कॉमन फैक्टर देखेंगे तो वो कॉमन फैक्टर है 5। दैट मीन्स हम सेम नंबर से दोनों को डिवाइड करेंगे। 5 7 आर 35 एंड 5 9 आर, तो ये हमें 7:9 भी बन जाएगा। एंड ऐसे रेशोज़ लाइक अगर हम देखेंगे 35 इज़ टू 45 दैट इज़ 35 डिवाइडेड बाई 45, ये हमें इक्वल होता है 7/9 के भी। तो ऐसे रेशोज़ को हम बोलते हैं डुप्लीकेट रेशोज़ और इक्वल रेशोज़ इनको हम बोलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ऑर्डर नेसेसरी है इसमें रेशो में, हमने इसकी बात की थी। अगर ए इज़ टू बी है ये नहीं होगा इक्वल बी इज़ टू ए के। दैट मीन्स अगर आपको ए इज़ टू बी लिख के हैं आपको ए इज़ टू बी ही लिखना है, ना कि बी इज़ टू ए। आगे बढ़ेंगे इसमें हम देखेंगे कुछ रेशोज़ यहाँ पे। तो डुप्लीकेट रेशो बोला है इसने। डुप्लीकेट रेशो अगर हम देखेंगे ये सिंपली होते हैं वो रेशो जो स्क्वायर नंबर्स के होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्क्वायर नंबर क्या होते हैं। तो अगर हम बात करेंगे स्क्वायर नंबर के बारे में तो स्क्वायर नंबर जो है, स्क्वायर नंबर वो नंबर होते हैं जिनका पावर 2 होता है। तो जिनका पावर 2 होता है, पावर मतलब यहाँ पे आपको पता होगी, लाइक मैं यहाँ पे आपको कुछ एक्सपोनेंशियल रूल्स बोलूँगा। अगर हमारे पास है m को हम बोलते हैं बेस एंड इसका पावर n है तो इसको हम इंडेक्स बोलते हैं, या तो हम इसी को यहाँ पे पावर बोलते हैं। m हमारी बेस है, n इसका पावर है, इसका मतलब है हमने m को n टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है खुद के साथ ही। लाइक ऐसे m इंटू m मल्टीप्लाइड बाई m मल्टीप्लाइड बाई m मल्टीप्लाइड बाई m अप टू सो ऑन, इसी को हम बोलेंगे m रेज पावर n। तो आराम से इस चीज़ को हम देख सकते हैं। अगर हमने m इंटू m किया, खाली 2 बार हमने खुद के साथ इसको किया, तो हम इसका पावर क्या बोल सकते हैं, इसका पावर 1, इसका पावर 1। तो आराम से आप देख लो यहाँ पे m को हम बेस बोलेंगे और इस m को भी हम बेस बोलेंगे।
व्हेन बेसिस आर सेम पावर शुड बी एडिड। तो हम एक बेस लेंगे और पावर को ऐड करेंगे 1+1, तो हमारा पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर नंबर। तो इसी को हम स्क्वायर नंबर बोलते हैं। एंड ऐसे नंबर्स के रेशो को ही हम डुप्लीकेट रेशो बोलते हैं। लाइक अगर हमारे पास है 2 स्क्वायर इज टू 3 स्क्वायर, तो इसका जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, दैट इज ये 4:9 हमें आ जाएगा। ये हमें 4:9 हमें आ जाएगा। इसी को हम डुप्लीकेट रेशो बोलते हैं। लाइक इसने यहाँ पे 4:7, ये इसके बाद अगर हम देखेंगे ये इक्वल है किसके, लाइक अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आराम से हम देख सकते हैं 2:3 जो है वो इक्वल हमें होगा 4:9 को। अगर हम देखेंगे 2:3 जो है वो इक्वल हमें होगा 4:9 को, यानी 2:3 इक्वल हमें होगा 4:9 को, क्योंकि ये जो है ये इसका स्क्वायर है और 3 जो है उसका स्क्वायर यहाँ पे 9 है। तो ऐसे रेशोज़ को हम डुप्लीकेट रेशो बोलते हैं। आगे देखेंगे इसके बाद है सब डुप्लीकेट रेशो। सब डुप्लीकेट रेशो मतलब क्या हो गया, अगर हमारे पास कोई नंबर है, से फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे 25, या हम सिंपल लेंगे, यहाँ पे 25 लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल नंबर लेंगे 4√4 इज़ टू √9, ये इक्वल आ जाएगा हमें 2:3 के। यही ऑर्डर हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। √3 का √9 का मतलब 3 एंड √4 का मतलब 2। तो अगर हम लेंगे √4:9, ये 2:3 के इक्वल होगा एंड इसी को हम बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशो। इसके बाद आगे देखेंगे ट्रिप्लिकेट रेशो। जब हम देखते हैं सिंपल क्यूब नंबर्स का रेशो देखेंगे, अगर हम लेंगे 2 क्यूब एंड 3 क्यूब ही लेते हैं, इसका क्या मतलब है, क्यूब का क्या मतलब है, हमने अभी बोला था m मल्टीप्लाइड बाई m मल्टीप्लाइड बाई m, इसका पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर 1। तो आपको याद होगा इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन व्हेन बेसिस आर सेम पावर शुड बी एडिड। तो यहाँ पे m एक लेंगे, पावर्स को ऐड करेंगे 1+1+1, वो 3 आ जाएगा। और इसकी जो लिटरल मीनिंग है वो है m मल्टीप्लाइड बाई m मल्टीप्लाइड बाई m। इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म और इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। आराम से आप देखोगे यहाँ पे 2⁻³ है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमें 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं, अगर वो देखते हैं 2⁻³ वो 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, क्योंकि मैथ्स का कॉन्सेप्ट उतना होता नहीं है। बहुत सारी बैकग्राउंड से हम देखते हैं स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनको इस चीज़ का उतना यहाँ पे उतनी नॉलेज नहीं होती। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2⁻³ का मतलब क्या है, हमें 2 को 3 टाइम्स यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं 2⁻2×3, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैन इज 2 2 आर 4 एंड 4 2 आर 8। तो हम लिख सकते हैं 2⁻³ इक्वल 8। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे 3⁻³ इसका क्या मतलब है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो वो क्या आ जाएगा हमें, 3⁻³ हमें किसके इक्वल आ जाएगा, वो हमें आ जाएगा 3 3 आर 9 एंड 9 3 आर 27, उसका वैल्यू 27 यहाँ पे आ जाएगा। तो आराम से आप देख सकते हो, अगर हम लिखेंगे 2⁻³ इज टू 3⁻³ ये इक्वल हमें आ जाएगा 8⁻27 के। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम यहाँ पे ट्रिप्लिकेट रेशियो बोलते हैं। तो अगर हम देखेंगे 2 जो है 2 का क्यूब जो है वो है 8 एंड इसी तरीके से 2⁻³
एंड इसी तरीके से 3 का क्यूब जो है वो यहाँ पे हम देखेंगे 27 आ गया। इसके बाद आगे बढ़ते हुए कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे, वो है सब ट्रिप्लिकेट। तो सब ट्रिप्लिकेट का मतलब है, अगर हम देखेंगे हमने लिया था 2 रेज पावर 3, वो हमें 8 आ गया। बट अगर हम 8 का क्यूब रूट लेंगे यानी 8 को पावर देंगे 1/3, इसका जो वैल्यू है वो हमें 2 के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लेंगे 27 रेज़ड पावर 1/3, उसका वैल्यू हमें किसके इक्वल आ जाएगा, उसका वैल्यू हमें यहाँ पे 3 के इक्वल आ जाएगा। क्योंकि ये कैसे हम करते हैं आप देख लो, 8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज पावर 3 एंड 1/3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 3 कैंसिल, ये यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसी तरीके से हम देखेंगे 27 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 27 को हम लिख सकते हैं 3 रेज पावर 3 और क्यूब रूट जब डालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 और ये 3 कैंसिल, तभी हम देखते हैं क्यूब रूट ऑफ 27 जो है वो 3 आ जाता है। और ये क्यूब रूट जो है ये हम इस तरीके से दिखाते हैं। स्क्वायर रूट को हम डायरेक्टली ऐसे दिखाएंगे और क्यूब रूट को हम ऐसे दिखाते हैं। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम देखेंगे इन्वर्स रेशो। इन्वर्स रेशो क्या हो गया, इन्वर्स रेशो हो गया जब हम एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट आपस में इंटरचेंज करते हैं। जब हम एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट को आपस में चेंज करेंगे उसको हम इन्वर्स रेशो बोलते हैं। जैसे अगर हमें 2:3 है, अगर हमने इसको यहाँ पे 3:2 किया तो हम बोलेंगे ये दोनों आपस में इन्वर्स रेशो है। और अगर हम इन्वर्स रेशो को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, से फॉर एग्जांपल हमें है 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/2, तो यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करके इनका जो आंसर है वो 1 आ जाएगा। तो ऐसे रेशोज़ को हम इन्वर्स रेशो बोलते हैं। यानी हम एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को आपस में यहाँ पे क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। जब हम इंटरचेंज करते हैं तो उसको हम इन्वर्स रेशो बोलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कंपाउंड रेशो की। तो कंपाउंड रेशो क्या है, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशोज। लाइक अगर मेरे पास है A:B और दूसरा है मेरे पास C:D, ये 2 रेशोज है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे एंटीसीडेंट को एंटीसीडेंट के साथ करेंगे मल्टीप्लाई एंड कॉन्सिक्वेंट को हम कॉन्सिक्वेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी A:C इज टू B:D। तो ये यहाँ पे इसको हम बोलते हैं कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो वो रेशो है जब हम 2 रेशो के एंटीसीडेंट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उनके कॉन्सिक्वेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में उनको कंपेयर करेंगे, यानी उनका रेशो हम निकालेंगे। तो ऐसे रेशो को हम क्या बोलते हैं, ऐसे रेशो को हम कंपाउंड रेशो बोलते हैं। तो कंपाउंड रेशो भी आपको समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे है, हमारे पास है 2:3 और है हमारे पास 4:5। अब अगर हम देखेंगे 2 को हम 4 के साथ करेंगे एंड 3 को हम 5 के साथ करेंगे। एंटीसीडेंट, इसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं, इसको हम कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। इसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं, इसको हम कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। एंटीसीडेंट को हम एंटीसीडेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और कॉन्सिक्वेंट को हम कॉन्सिक्वेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा हमें 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट इज़ 8 इज टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 दैट इज़ 15। तो इसी को हम अब बोलेंगे यहाँ पे, ये हमें कंपाउंड रेशो आ गया। आगे बढ़ेंगे, कुछ और देखेंगे। इसके बाद है
प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शन क्या हो गया? इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज। इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज को हम प्रोपोर्शन यहाँ पे बोलते हैं। प्रोपोर्शन हम बोलते हैं इक्वलिटी बिटवीन टू रेशोज। लाइक अगर हमारे पास है 3/2, ये इक्वल आता है हमें 6/4 के। क्योंकि जब हम देखेंगे यहाँ पे सिंपल, अगर हम इन दोनों को देखेंगे, इनका मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई देखेंगे, वो इक्वल आ जाएगा। दैट इज़ अगर हम देखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल आ जाएगा हमें ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स शुड बी इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यहाँ पे मीन्स हम देखेंगे, अगर हम ऐसे लिखेंगे इनको लाइक A इज़ टू B, रेशो प्रोपोर्शन को हम 4 डॉट से दिखाते हैं, या इसको हम इक्वल साइन से भी दिखाते हैं। तो ज़्यादा परफेक्ट हमारे लिए है 4 डॉट्स, बट इसका ये भी याद रखना, ये इक्वल साइन से हम दिखा सकते हैं। तो अगर हम लिखेंगे A इज़ टू B प्रोपोर्शनल टू C इज़ टू D, इसका क्या मतलब है? A/B इक्वल होगा हमें C/D को। एंड इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो A एंड D है, इनको हम एक्सट्रीम्स बोलेंगे। ये होते हैं एक्सट्रीम्स। एंड B एंड C जो है इनको हम बोलते हैं मीन्स। तो B एंड C को हम बोलते हैं मीन्स। ये हो गए मीन्स, यानी बीच में जो आएंगे मीन और मीन्स, इनको हम बोलते हैं। और जो एंड पे आते हैं इनको हम एक्सट्रीम्स बोलते हैं। तो इनको हम एक्सट्रीम्स बोलते हैं। और आपको ये पता होनी चाहिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो ये चीज़ यहाँ पे आप याद रखोगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स should be equal product of extremes। जब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड ये इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ऐसे दो रेशोज़ को हम बोलेंगे ये आपस में प्रोपोर्शन में है। लाइक हमने ऊपर ही बात की थी, अगर हम देखेंगे 1:2, इसी तरीके से हम इसको इक्वल रख सकते हैं 50/100। आराम से आप देख लो, यहाँ पे मीन कौन कौन सा है। मीन को हम यहाँ पे सिंपल देखेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1:2 प्रोपोर्शनल टू 50:100। आराम से देख लो एक्सट्रीम जो यहाँ पे है। अगर हम एक्सट्रीम्स की बात करेंगे 1 एंड 100 जो है इनको हम बोलेंगे एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स मतलब जो एंड पे आते हैं। एंड 2 एंड 50 को हम बोलते हैं मीन्स। अब हमने बोला प्रोडक्ट दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मीन्स शुड बी इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सट्रीम्स, दैट इज 2 × 50 शुड बी इक्वल टू 1 × 100। अगर हम देखेंगे दोनों साइड से हमें 100 इक्वल 100 आ जाएगा। तो इनको हम रेशो बोलेंगे। अब अगर ये रेशो में नहीं होते, लाइक अगर हम देखेंगे 3/3:2, अगर हमें चेक करना है ये रेशो में है क्या, किसके साथ, ये रेशो में है क्या 5:7 के साथ। तो हम कैसे चेक करेंगे कि ये रेशो में है कि नहीं? तो हम चेक करेंगे, हम प्रोडक्ट निकालेंगे एक्सट्रीम्स का और मीन्स का। तो 3 × 7 शुड बी इक्वल 2 × 5। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे 3 7 are 21 not equal to 10 because 2 × 5 is 10। तो सिंपली हम देखेंगे ये यहाँ पे प्रोपोर्शन क्रिएट नहीं करते।
दैट मीन्स दे आर नॉट प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसके बाद आगे थोड़ा देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन देखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, और ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है हमारे एग्जाम के लिए, जो हमें पता होनी चाहिए। आगे देखेंगे, इसके बाद है थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? अगर हम यहाँ पे देखेंगे, सिंपली हमारे पास है A इज टू बी, ये इक्वल है B इज टू C। अगर हम यहाँ पे देख लेंगे, जो C है, C का वैल्यू जो है वो आ जाएगा B²/A। इसी को हम बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। ये B²A कैसे आ जाएगा? आराम से इस चीज़ को हम कर सकते हैं। हमने पहले ही बोला प्रोडक्ट ऑफ मीन्स शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, और ऐसे में कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम देख सकते हैं समटाइम्स मीन्स प्लेस जो है वो सेम हो सकते हैं, दैट मीन्स सेम डिजिट हमें दोनों साइड से हो सकता है। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे, b इंटू बी हो गया B², बिकॉज बेसिस आर सेम, पावर शुड बी एडिड, तो ये B² हो जाएगा, और ये हमें इक्वल आ जाएगा A इंटू सी के। ये AC के इक्वल हमें आ जाएगा, क्योंकि ये एक्सट्रीम्स है और ये मीन है और ये एक्सट्रीम्स है, और इनका प्रोडक्ट सेम आना चाहिए। अब अगर हम C का वैल्यू देखेंगे, A यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में इस साइड आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो C का वैल्यू क्या आ जाएगा, B² डिवाइडेड बाई A, या A का जो वैल्यू है वो आ जाएगा B² डिवाइडेड बाई C। आराम से आप देख सकते हो। अगर हम इसी चीज़ को यहाँ पे देखेंगे, हमारे पास है 5:10, इसको हम रखेंगे प्रोपोर्शनल 1:2 के। आराम से हम देखेंगे, अगर हम ऐसे देख के जाएंगे, B को सेम रखते हुए देखेंगे, B को सेम रखते हुए हम देखेंगे, इस पे एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल है सिंपल। अगर हम देखेंगे